हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो साथियों, आज हम लोग पेपर 4 को लेकर के चर्चा करेंगे और पेपर 4 में हमारा क्या है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गुड गवर्नेंस है। ऑलरेडी हमने पेपर 3 को लेकर के एक एनालिसिस कर दिया है और आज हमारा जो विषय है वो है पेपर 4। पेपर 4 का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसको लेकर के हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ध्यान से देखिएगा, इस पेपर 4 को भी दो पार्ट में बांट दिया गया है। पहला पार्ट हो गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी और दूसरा पार्ट हो गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस। चलिए, तो इसी को लेकर के हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे कि क्या कुछ है। वन ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी एंड अदर ऑन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा मैंने आपको कहा। और 100 मार्क्स को लेकर के ईच सेक्शन क्या है, डिवाइड है। कैंडिडेट विल रिक्वायर टू 1 कंपल्सरी एंड 2 ऑप्शनल क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका रूल क्या है, इसका रूल भी उसी प्रकार का है जैसे पूर्व में था। एक सेक्शन 1 जो होगा, पहला सेक्शन जो होगा, उसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे और 10 क्वेश्चन जो है ईच कितने मार्क्स के होंगे, 2 मार्क्स के होंगे। तो 2 मार्क्स के होंगे तो कितने हो गए, 20 हो गए। और 4 क्वेश्चन उधर रहेंगे जिसमें से आपको 2 करना है और 2 में कितने मार्क्स रहेंगे, 40। तो कुल मिलाकर के कितने हो गए, 80 हो गए। तो 80 और 20 कितने हो गए, 100 हो गए। और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट में भी रहेगा और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले पार्ट में भी रहेगा। ध्यान दीजिएगा इन बातों को, ठीक है। अब सवाल है, क्या हिस्ट्री ज्योग्राफी की तरह ही इसका रहेगा? क्या हो प्रश्न 20-20 मार्क्स में टूटे हुए रह सकते हैं? तो हाँ, रह सकते हैं। याद रखिएगा, इसका फॉर्मेट हिस्ट्री ज्योग्राफी के फॉर्मेट से थोड़ा भिन्न है। यहाँ आपको 20-20 मार्क में क्या मिल सकता है, डिवाइड मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं कि सिलेबस क्या कुछ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिसी सेक्शन ए के तहत पॉलिटी में क्या क्या हम लोग को अध्ययन करना है। प्रेम्बल वाला पार्ट तो अध्ययन करना ही होता है, इसके सेकुलर और डेमोक्रेटिक और सोशलिस्ट जो फॉर्मेट है उसको अध्ययन करना है, या फिलोसॉफी बिहाइंड इट, क्यों हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सेकुलर कहते हैं, डेमोक्रेटिक कहते हैं, सोशलिस्ट कहते हैं, इसको लेकर के हो सकता है आपसे पूछ दे कि इसका एनालिसिस करें, क्रिटिकल एनालिसिस करें। साइलेंट फ्यूचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारा जो भारतीय संविधान है ना तो नम्य है ना तो अन्नम्य है, अर्थात ना तो कठोर है ना तो लचीला है। जो बीच का सिचुएशन है, किन किन आर्टिकल से ये नम्य हो जाता है, किन किन आर्टिकल से ये जो है यूनिटरी हो जाता है, केंद्र के पास ज़्यादा शक्तियां हैं, इन चीज़ों को लेकर के क्या है ना, आपको इनकी विशेषताओं को डेवलप करना है। कॉन्सेप्ट ऑफ PIL है ना, पब्लिक इंटरेस्ट जो लिटिगेशन है, PIL की जो अवधारणा है वो हाल के दिनों में बढ़ रहा है। हाल ही में आपने देखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के क्या है ना, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आए और जिसके तहत SBI को कहा गया कि आपको इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स जो है वो सार्वजनिक करना पड़ेगा। तो ये भी क्या है ना, किसी संस्था के द्वारा जो है PIL दर्ज किया गया था, जिसके बाद ही इसे क्या किया गया कि इस पर धीरे धीरे ये केसेस आगे बढ़ते गए और सुनवाई होते रही। तो जो PIL की भूमिका क्या है भारत में, उसको लेकर के प्रश्न पूछा जा सकता है। इसमें कई आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स का भी एग्जाम्पल जो है आप सब दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके साथ साथ जो है और क्या कुछ है, और क्या है ना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंद भारती केस काफ़ी पुराना है और ये बोलने की आवश्यकता नहीं है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर के जो केशवानंद भारती का केस हुआ था इंदिरा गांधी के समय में, से आपको क्या करना पड़ेगा, डील करना पड़ेगा। फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, देखिए ये दोनों तो चेंज नहीं हो सकता है, ये तो संविधान का मूल आधार है, ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ये पूर्ण रूप से आपके पास जो है इसके आइडिया होनी चाहिए, कहीं से भी पूछ सकता है। हाल के दिनों में ज़्यादातर जो आर्टिकल हाईलाइट हो रहा है, चाहे वो 6th का है, चाहे वो 7th का है, या पूरे भारत में वो आर्टिकल 19 काफ़ी जो है प्रश्नों तर्क वितर्क का एक माध्यम बन चुका है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, क्या व्यक्ति की स्वतंत्रता ठीक चल रहा है, क्या इसमें प्रॉब्लम है, इन चीज़ों को लेकर के आप देख पा रहे हैं कि कई बार जो है क्या है ना, एक डिबेट चलता रहता है भारत में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल है, इसको लेकर के इसके हर एक पक्ष को देखना क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे यूनियन गवर्नमेंट को लेकर के। तो यूनियन गवर्नमेंट में जो है दोनों सेक्शन आपको पढ़ना है। कौन सा सेक्शन, 3 सेक्शन पढ़ना है आपका। पहले तो हो गया एग्जीक्यूटिव, दूसरा हो गया लेजिस्लेटिव और तीसरा हो गया जुडिशरी। तो पावर ऑफ फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के फंक्शंस को लेकर के, प्रेसिडेंट के अधिकार, प्रेसिडेंट के क्या क्या अधिकार हैं, इनकी शक्तियां कौन कौन सी है ना, वीटो पावर्स के बारे में पूछ सकता है। प्राइम मिनिस्टर के जो कार्य है उसको लेकर के प्रश्न पूछा जा सकता है।
ठीक है। इसके साथ साथ जो है फंक्शन अंडर द कोलिशन गवर्नमेंट को लेकर के भी क्या कर सकता है ना, प्रश्न पूछ सकता है। लोकसभा और राज्यसभा का ऑर्गेनाइजेशन पूछ सकता है। लॉ मेकिंग प्रोसेस, कैसे लॉ बनाए जाते हैं। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ पर हो सकता है कि प्रश्न पूछ दे। पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट्री का जो एग्जीक्यूटिव के ऊपर जो कंट्रोल है उसको लेकर के पूछा जा सकता है। प्रिविलेज, हाँ अब ये देखिए ये सेक्शन काफ़ी ओवर करके आया है हाल के दिनों में। प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज ऑफ द पार्लियामेंट्स एंड इट्स मेंबर, तो जो विशेषाधिकार प्राप्त है सांसदों को, उनको लेकर के प्रश्न पूछा जा सकता है। और हाल के दिनों में काफ़ी सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय आए हैं आपने देखा है, जिसका संबंध झारखंड से भी निकल करके आ रहा है, इन्हें आप बहुत अच्छी तरीके से कोई भी डिसीजन चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से अगर दिया गया है और उसका संबंध मान लीजिए झारखंड से, तो उसे आप जो है क्या करें, उसे जोड़ने का प्रयास करें, ताकि जब आपकी कॉपी चेक होगी तो आपको ये आइडिया लगा रहेगा कि हाँ जो विद्यार्थी झारखंड का एग्जाम दे रहा है उसे झारखंड के बारे में सारी चीज़ें पता है। ठीक है, तो ये काफ़ी सेक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते क्या कुछ है। इसके अलावा यूनियन जुडिशरी, तो सुप्रीम कोर्ट तो अभी एक रोल मॉडल की तरह डिसीजन हर दिन कुछ ना कुछ आपको जो है देख पा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ रहा है, तो इसके पावर्स को आप देख ही पा रहे हैं। जुडिशियल रिव्यू भी हाल ही में जो है झारखंड के संदर्भ में जो निर्णय आया था उसमें आपने देखा कि इन्होंने अपने ही जो नियम थे उसको फिर से रिव्यू कर दिया। तो ये जो पावर है वो, अच्छा जुडिशियल एक्टिविज्म, क्या न्यायिक जो सक्रियता पर जो है प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए स्टेट गवर्नमेंट में भी सेम प्रकार के स्टेट एग्जीक्यूटिव है, इसके पावर फंक्शंस ऑफ गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर्स एंड जो है काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स है, ये भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा स्टेट लेजिस्लेटर जैसे सेम लोकसभा राज्यसभा, तो यहाँ भी वही है, और यहाँ स्पेशल रेफरेंस टू आपको क्या करना पड़ेगा, झारखंड को लेकर के अध्ययन करना पड़ेगा। हाई कोर्ट है, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सबऑर्डिनेट जुडिशरी, ये सारी चीज़ें हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे महत्वपूर्ण वाला सेक्शन होता है पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी, जो कि भारत में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो ये तो पूछेगा ही पूछेगा। 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आपने देखा कि क्या कुछ सुधार आया है या क्या कुछ कमियां रह गई हैं, उनको लेकर के भी यहाँ प्रश्न पूछ सकता है, याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए एक MCQs में बता देता हूँ कि भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, ये प्रश्न पूछा था 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को, 21 अप्रैल को, 24 अप्रैल को, तो क्लियर है 24 अप्रैल। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रश्न जो है पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कुछ है, चलिए तो अब पंचायत, जैसे कि मैंने आपको कहा कि 73 और 74 अमेंडमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को लेकर के क्या है ना, इससे कितना सुधार हो पाया है या कौन कौन से सुधार की आवश्यकता है, तो इसको लेकर के प्रश्न पूछा जा सकता है। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल, तीनों पर प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा प्रोविजन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स। चलिए अब इस पर आपने देखा कि हाल के दिनों में जो है लद्दाख में क्या हो रहा है ना, 6 शेड्यूल की मांग हो रही है, तो ये क्या है ना, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया को लेकर के है, तो ये पूछ सकता है। शेड्यूल ट्राइबल एरिया को लेकर के है, तो इस पर भी प्रश्न पूछ सकता है। झारखंड में इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ SC एंड ST इन लेजिस्लेटर एंड सर्विसेज, तो कौन कौन से वो प्रोविजन है जिसके कारण जो है SC और ST समुदाय को क्या मिला है, रिजर्वेशन मिला हुआ है, चाहे वो विधायिका में हो या चाहे सेवा में, अर्थात नौकरियों पर हो, इन चीज़ों को लेकर के। इमरजेंसी प्रोविजन तो पूछा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस 7 JPSC में भी जो इसमें जो है प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, कैग को लेकर के। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चूंकि चुनाव सर पर है तो चुनाव के बाद आपके एग्जामिनेशन होंगे, तो इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ और प्रेशर ग्रुप है, यहाँ क्या है, मैंने आपको जैसे कि बताया कि यहाँ 20-20 करके डिवाइड भी रह सकता है, तो हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन और पॉलिटिकल पार्टीज़ एक साथ दे दिया, इमरजी प्रोविजंस के साथ जो है कैग को जोड़ दिया डिवाइड करते हुए, तो नंबर डिवाइड करके दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले सेक्शन को। इसमें भी सेम है, 10 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें दो मार्क्स रहेंगे मल्टीपल चॉइस के, तो 20 हो गए, और बाद में जो 4 क्वेश्चन है उसमें से 2 बनाना है, और 2 को आप 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया 80, तो इसका भी 100 सेक्शन हो गया। सेम जिस प्रकार पॉलिटी का फॉर्मेट है, यहाँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी वैसा ही फॉर्मेट है। और इसका कौन कौन से सेक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोडक्शन, मीनिंग, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
बहुत ज़्यादा पूछता है। सेंट्रल सेक्रेटरीट, कैबिनेट सेक्रेटरी, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, प्लानिंग कमीशंस हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी, चीफ CMO अर्थात यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी क्या है ना महत्वपूर्ण माना जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के तहत। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जो रोल ऑफ जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का है, जिसमें क्या कहता है, इम्पैक्ट ऑफ द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी ऑन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो जुडिशरी को किस प्रकार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से सेपरेशन मिल गया है, मजिस्ट्रेट के हाथों से हटाया गया है, उनको लेकर के पहले रोल था कि दोनों पावर इनके पास थे, अब ये रोल हट गया है। इनको लेकर के क्या करना है, आपको डिस्कशन करना है। ठीक है, चलिए, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस ट्रेनिंग, भर्ती के नियम क्या है, लीडरशिप की क्वालिटी क्या है, एम्प्लॉयज़ मोरल एंड प्रोडक्टिविटी अर्थात उनके काम को बढ़ाने के लिए उनकी मोरल क्या होनी चाहिए, काम कैसे बढ़ सकता है, डेलीगेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, प्राधिकार के केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत होना, ये भी पूछता है। ब्यूरोक्रेसी तो हाईलाइटेड है, इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, इसकी गुण अवगुण के बारे में। पॉलिसी फॉर्मेशन में ब्यूरोक्रेसी का क्या रोल है वो, और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के साथ जो है जो समस्याएं देखने को मिलती है पॉलिसी निर्माण में, उनको लेकर के भी जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट, एक तरफ साधारण और एक तरफ विशेषिक, तो इनको लेकर के भी क्या पूछा जा सकता है, शॉर्ट में प्रश्न पूछा जा सकता है, लॉन्ग में भी। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये काफ़ी उभर करके आया है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के तहत हाल के दिनों में, तो इसको लेकर के काफ़ी प्रश्न पूछा जा सकता है। चूँकि वर्ल्ड वार के बाद जो है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का क्या हुआ था ना, आपने देखा कि ये प्रारंभ हुआ था। चूँकि वर्ल्ड वार के बाद सब कुछ खत्म होने के बाद नए सिरे से जो है एडमिनिस्ट्रेशन को क्या किया गया ना, डेवलप करना प्रारंभ किया गया। तो ये एक क्या है ना, बहुत ही हम कह सकते हैं कि इसका प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, डिजास्टर मैनेजमेंट में तो आपने देखा कि पीटी में ही प्रश्न पूछा था, इसमें भी वही है, कॉजेज, मीनिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर को कम कैसे कर सकते हैं आप, इमीडिएट और लॉन्ग टर्म मेजर, डिजास्टर को कम करने के लिए दो ही उपाय, एक तो इमीडिएट रिस्पांस देना होगा, दूसरा जो लॉन्ग टर्म मेजर करना होगा। तो ये कौन कौन सी विधि है जो आप अपनाएंगे डिजास्टर को कम करने के लिए। ठीक है, गुड गवर्नेंस के तहत देखिए क्या कुछ है। गुड गवर्नेंस के तहत पहले तो कॉन्सेप्ट है कि किसे हम लोग गुड गवर्नेंस बोलते हैं, रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस बोलते हैं। मेन फ्यूचर ऑफ गुड गवर्नेंस क्या है, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, क्विक डिलीवरी, सिविल सोसाइटी के रोल्स क्या है, पीपल्स पार्टिसिपेशन, जो कि काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि लोगों की भागीदारी कितनी है। क्या झारखंड के पॉलिसी निर्माण में लोगों की भागीदारी है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी पॉलिसी के निर्माण में सरकार ने झारखंड के बुद्धिजीवियों से सहयोग मांगा है? इस प्रकार की चीज़ें हमने तो कभी ऐसा सुना नहीं है, लेकिन क्या ऐसा हुआ है? तो लोगों की भागीदारी कितनी है पॉलिसी निर्माण में? क्योंकि जो पॉलिसी निर्मित होती है वो आम जनताओं के लिए निर्मित होती है, तो उनमें आम जनता की भागीदारी किस प्रकार होनी चाहिए। एक तो पोल करवाया जा सकता है कि मैं ये लॉ बनाने जा रहा हूँ जो आम जनता के लिए, तो क्या आम जनता इससे कितना असहमत है। आपने देखा कि इसको लेकर के मीडिया में भी बातचीत चलते रहती है कि कितना ये आवश्यक है, इसके जो पक्ष है मेरिट डिमेरिट को लेकर के विश्लेषण किया जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। अब आइए, ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, लोकपाल, लोकायुक्त की भूमिका क्या है, लोकपाल की भूमिका, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC, ठीक है। इसके अलावा सिटीजन चार्टर है, इस साथ साथ में क्या है, हाँ, राइट टू इन्फॉर्मेशन और राइट टू सर्विस एक्ट। राइट टू इन्फॉर्मेशन तो बोलने की आवश्यकता नहीं, बहुत जोर शोर से चला हुआ है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का जो अधिकार है, क्या ये खो गया है, क्या ये इसने प्रशासन में पारदर्शिता लाने में कामयाब हुआ है? इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं 6 JPC में, याद रखिएगा। राइट टू एजुकेशन तो है ही, इसके अलावा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, हमारे देश में जो कंज्यूमर है वो कितना सजग है अपने अधिकार को लेकर के। डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन प्रिवेंशन एक्ट जो है, महिलाओं के जो ऊपर जो अत्याचार होते हैं उनको लेकर के जो नियम है, ठीक है। साथ में ह्यूमन राइट्स है, कॉन्सेप्ट है, मीनिंग यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अच्छा, यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो नेशनल ह्यूमन राइट और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ये दोनों इसके ऑर्गेनाइजेशन और इसके तहत जो इसके पावर से उसको लेकर के कौन सी कमेटी बनती है, इसके साथ साथ सारी चीज़ों को, NHRC के सारी चीज़ों को आपको देखना है, ठीक है। ह्यूमन राइट्स एंड सोशल इशू, ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म, ठीक है। तो ये था आपका पेपर 4, जिसमें
मैंने आपको बताया कि पेपर 4 का कॉन्सेप्ट क्या है। हालांकि देखिए पेपर 4 में कॉन्सेप्ट जो है चेंज होते रहते हैं। 6th में अलग कॉन्सेप्ट था, 7 जेपीएससी में जो है अलग कॉन्सेप्ट थे, तो अर्थात प्रश्न पूछने का कॉन्सेप्ट बदल गया था। तो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रखना होगा, लेकिन जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा वो आप लोगों के लिए क्या रहेगा, ठीक ठाक रहेगा। आपको क्या करना है, आपको मेंस का जो तैयारी है उसको ठीक तरीके से करना है, और आपके पास बहुत कम समय उपलब्ध भी है। कैसे करेंगे, कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो मेंस की तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी। पहला तो आप कंटेंट बनाएं ठीक ठाक, ठीक है, और कंटेंट का वेरीफाई करें कि वो ठीक प्रकार से जो करेंट सिनारियो को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता है। दूसरा क्या करना है, आपको सिलेबस अपने सामने रख करके तैयारी करनी है कि जितना आपका हो गया उसको मार्क कर ले, सिलेबस के आधार पर ही आगे बढ़े। तीसरा क्या करना है, आपको सिलेबस तो हो गया, उसके बाद आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना है कि आप सही समय पर लिख पा रहे हैं कि नहीं, आप लिख पा रहे हैं कि नहीं ये भी देखना है। राइटिंग स्किल पर आप ध्यान दीजिए कि आप क्या लिख रहे हैं, कितना लिख पा रहे हैं, है ना। तो इन सभी चीज़ों को आप जो है ध्यान दीजिए कि आई होप आपका क्या होगा, तैयारी जो है बहुत अच्छे हो जाएंगे। और जो है आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और आने वाले समय में जो है आपके लिए बराबर जो है एनालिसिस की क्लासेस लाया जाएगा ईगल आईएएस द स्टडी जोन के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।